ग्रीन नाइट। एक बार एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी एक ही बेटी थी, एक आकर्षक और सुंदर लड़की, जो उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी थी। जब राजकुमारी 12 साल की थी, तो रानी बीमार पड़ गई और उसके लिए कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं हुआ। राज्य के सभी डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उसकी हालत और खराब होती गई। जब वो मरने वाली थी, तो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा, मुझसे वादा करो कि हमारी बेटी जो भी कहेगी तुम करोगे, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। राजा पहले तो झिझका, लेकिन जब उसने आगे कहा, जब तक तुम ये वादा नहीं करोगी, मैं शांति से नहीं मर सकता, अंततः उसने उसकी इच्छा के अनुसार किया और वादा किया, जिसके बाद वह काफी खुश हुई और मर गई। ऐसा हुआ कि राजा के महल के पास एक कुलीन महिला रहती थी, जिसकी छोटी लड़की राजकुमारी की उम्र की ही थी और दोनों बच्चे हमेशा साथ रहते थे। रानी की मृत्यु के बाद राजकुमारी ने विनती की कि यह महिला उसके साथ महल में रहने के लिए आ जाए। राजा इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे महिला पर भरोसा नहीं था, लेकिन राजकुमारी इतनी चाहती थी कि वो मना नहीं करना चाहता था। मैं अकेली हूँ पिताजी, उसने कहा, और आप मुझे जो भी सुंदर उपहार देते हैं, वे मेरी माँ के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। अगर यह महिला यहाँ रहने आती है तो मुझे लगभग ऐसा लगेगा जैसे रानी मेरे पास वापस आ गई हो। इसलिए नए मेहमानों के लिए कमरों का एक शानदार सेट तैयार किया गया और उन्हें अलग रखा गया, और छोटी राजकुमारी अपनी सहेलियों को अपने इतने करीब पाकर बहुत खुश हुई। महिला और उसकी बेटी आ गईं और लंबे समय तक सब कुछ ठीक रहा। वे मातृहीन राजकुमारी के प्रति बहुत दयालु थीं, और वह लगभग भूलने लगी थी कि उनके आने से पहले वह कितनी सुस्त थी। फिर एक दिन, जब वह और दूसरी लड़की महल के बगीचों में एक साथ खेल रहे थे, वह महिला यात्रा के लिए तैयार होकर उनके पास आई और राजकुमारी को प्यार से चूमते हुए बोली, अलविदा मेरे बच्चे, मेरी बेटी, और मुझे तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। बेचारी राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। ओह, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह सिसकते हुए बोली, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी, प्लीज, ओह प्लीज रुक जाओ। महिला ने सिर हिलाया। प्यारी बच्ची, यहाँ से जाने की बात से मेरा दिल लगभग टूट रहा है, उसने कहा, लेकिन अफसोस, ऐसा होना ही चाहिए। राजकुमारी ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें रोक सके? केवल एक बात, महिला ने उत्तर दिया, और चूंकि वह असंभव है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी असंभव नहीं है, मुझे बताओ कि क्या है और वह हो जाएगा। तो आखिरकार उसकी सहेली ने उसे बताया, यदि राजा, यानी तुम्हारे पिता, मुझे अपनी रानी बनाना चाहे तो मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा, परंतु वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। ओह हाँ, ये बहुत आसान है, राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सोचकर खुश हुई कि आखिरकार उन्हें अलग होने की जरूरत नहीं है। और वह अपने पिता को खोजने के लिए भाग गई और उससे तुरंत उस महिला से शादी करने की विनती की। उसने वह सब कुछ किया था जो उसने कहा था, और उसे पूरा यकीन था कि वह ऐसा करेगा। क्या हुआ मेरी बेटी? जब उसने उसे देखा तो उसने पूछा, तुम रो रही हो, क्या तुम खुश नहीं हो? पिताजी, उसने कहा, मैं आपसे काउंटेस से शादी करने के लिए कहने आई हूँ, क्योंकि यही उस महिला का असली नाम था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह हमें छोड़कर चली जाएगी, और फिर मैं पहले की तरह अकेली हो जाऊंगी। मैंने जो मांगा है, उसे आपने पहले कभी मना नहीं किया, अब भी मना मत कीजिए। राजा ने जब ये सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे काउंटेस पसंद नहीं थी, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। मृत पत्नी, नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने अंततः कहा। इन शब्दों पर राजकुमारी एक बार फिर रोने लगी, और उसके गालों पर आंसू इतनी तेजी से बहने लगे, और वह इतनी जोर से रोई कि उसके पिता को भी बहुत दुख हुआ। उसे वह वादा याद आ गया जो उसने हमेशा अपनी बेटी से कहा था कि वह जो भी कहेगी वह करेगा, और अंत में उसने अपनी बात मान ली और काउंटेस से शादी करने का वादा किया। राजकुमारी तुरंत मुस्कुराई और खुशखबरी सुनाने के लिए भाग गई। इसके तुरंत बाद
विवाह का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया और काउंटेस रानी बन गई, लेकिन महल में फैली सारी खुशियों और उल्लास के बावजूद राजा पीला और उदास दिख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि विवाह में बुरा होगा। निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में राजकुमारी के प्रति रानी का व्यवहार बदलने लगा। वो उससे ईर्ष्या करने लगी क्योंकि वह अपनी बेटी के बजाय सिंहासन की उत्तराधिकारी थी, और बहुत जल्द वह अपने विचारों को छिपा नहीं सकी। पहले की तरह दयालु और प्यार से बात करने के बजाय उसके शब्द कठोर और क्रूर हो गए, और एक या दो बार उसने राजकुमारी के चेहरे पर थप्पड़ भी जड़ दिया। राजा अपनी प्रिय पुत्री को कष्ट में देखकर बहुत दुखी हुआ और अंततः वह इतनी दुखी हो गई कि अब वह और अधिक कष्ट सहन नहीं कर सका। एक दिन उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेटी, अब तुम उतनी खुश नहीं रहती जितनी तुम्हें होनी चाहिए, और मुझे डर है कि ये तुम्हारी सौतेली माँ की गलती है। तुम्हारे लिए उसके साथ रहना बेहतर होगा, इसलिए मैंने झील के बीच टापू पर तुम्हारे लिए एक महल बनवाया है, और भविष्य में वह तुम्हारा घर होगा। वहाँ तुम जो चाहो कर सकती हो, और तुम्हारी सौतेली माँ कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगी। राजकुमारी यह सुनकर बहुत खुश हुई, और जब उसने महल देखा तो और भी खुश हुई, जो सुंदर चीजों से भरा हुआ था और जिसमें सुंदर नीले पानी की ओर देखने वाली बहुत सारी खिड़कियां थीं। वहाँ एक नाव थी जिसमें वह खुद को घुमा सकती थी, और एक बगीचा था जहाँ वह जब चाहे निर्दयी रानी से मिलने के डर के बिना घूम सकती थी, और राजा ने उसे हर दिन मिलने का वादा किया। लंबे समय तक वह शांति से रही और हर दिन उसकी खूबसूरती बढ़ती गई। उसे देखने वाला हर कोई कहता था, राजकुमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। भूमि, और यह बात रानी को बताई गई, जो अपनी सौतेली बेटी से और भी अधिक नफरत करती थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी बदसूरत और मूर्ख थी। एक दिन ये घोषणा की गई कि 2 दिन की यात्रा दूर एक पड़ोसी राज्य में शूरवीरों और कुलीनों की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। वहाँ सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाने थे, एक टूर्नामेंट लड़ा जाना था और देश के राजकुमार के वयस्क होने के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया जाना था। राजकुमारी के पिता आमंत्रित लोगों में से थे, लेकिन जाने से पहले वे अपनी बेटी से विदा लेने गए। हालांकि उसके पास इतना सुंदर घर था और रानी अब उसे डांटती नहीं थी, लेकिन बेचारी राजकुमारी बहुत अकेली थी, और उसने अपने पिता से कहा कि अगर वह मर जाती तो बेहतर होता। उसने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की और वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। क्या वह उसकी मदद के लिए कुछ कर सकता था? हाँ, उसने कहा, आप मेरी तरफ से ग्रीन नाइट को नमस्कार कर सकते हैं। अब राजा को इन शब्दों पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने ग्रीन नाइट के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन सवाल पूछने का समय नहीं था, इसलिए उसने वादा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह उस महल में पहुंचा जहां उत्सव होने वाला था, तो उसने सबसे पहले पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं ग्रीन नाइट कहाँ पा सकता हूँ? नहीं, वे बहुत दुखी थे, लेकिन किसी ने भी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था और निश्चित रूप से वह वहाँ नहीं पाया जा सकता था। ये सुनकर राजा परेशान हो गया, और भोज या टूर्नामेंट भी उसे खुश नहीं कर सका। उसने हर किसी से पूछा, क्या आप ग्रीन नाइट को जानते हैं? लेकिन उसे केवल यही जवाब मिला, नहीं महाराज, हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अंततः उसे विश्वास होने लगा कि राजकुमारी गलत थी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, और वह काफी दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि कई महीनों में ये पहली बार था कि राजकुमारी ने उससे कुछ करने के लिए कहा था और वह ऐसा नहीं कर सका। उसने इस बारे में इतना सोचा कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका घोड़ा किस दिशा में जा रहा था, और कुछ ही देर में उसने खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह आगे बढ़ता रहा, रास्ता खोजता रहा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया सूर्यास्त होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। अंत में उसे खुशी हुई जब उसने एक आदमी को कुछ सुआ हाँकते हुए देखा, और वह उसके पास आया और बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ? आप ग्रीन नाइट के जंगल में हैं, आदमी ने उत्तर दिया, और ये उसके सुआ हैं। ये सुनकर राजा का दिल हल्का हो गया। उसने पूछा, हरा नाइट कहाँ रहता है? यहाँ से बहुत दूर है, सुअर पालक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा।
इसलिए वह राजा के साथ थोड़ा आगे गया और उसे सही रास्ते पर ला खड़ा किया, और राजा ने उसे विदा किया। कुछ देर बाद वह दूसरे जंगल में पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक अन्य सुअरपालक से हुई जो सुअरों को हाँक रहा था। ये जानवर किसके हैं, भाई? उसने पूछा। वे ग्रीन नाइट के हैं, आदमी ने कहा। राजा ने पूछा, और वह कहाँ रहता है? जवाब मिला, ओह, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर राजा आगे बढ़ा और दोपहर के समय वह एक सुंदर महल में पहुंचा जो एक सुंदर बगीचे के बीच में खड़ा था, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जहां संगमरमर के बेसिन में फव्वारे चल रहे थे और चिकने लॉन पर मोर टहल रहे थे। संगमरमर के बेसिन के किनारे एक युवा और सुंदर आदमी बैठा था, जिसने सिर से पैर तक हरे रंग का कवच पहना हुआ था और वह साफ पानी में तैर रही सुनहरी मछलियों को खाना खिला रहा था। राजा ने सोचा, यह अवश्य ही ग्रीन नाइट होगा, और युवक के पास जाकर उसने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं अपनी बेटी का अभिवादन करने आया हूँ, श्रीमान। लेकिन मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और आपके जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। शूरवीर ने एक क्षण के लिए उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह हैरान हो। मैं न तो कभी तुमसे मिला हूँ और न ही तुम्हारी बेटी से, उसने आखिर में कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत स्वागत है। और उसने महल की ओर हाथ हिलाया। हालांकि राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बताया कि उसकी बेटी ने ग्रीन नाइट को एक संदेश भेजा है, और चूंकि वह राज्य में एकमात्र ग्रीन नाइट था, इसलिए ये संदेश उसके लिए ही होना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ यहीं रात बितानी होगी, शूरवीर ने कहा, और चूंकि सूरज पहले ही डूब चुका था, राजा ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त किया। वे महल के हॉल में एक शानदार भोज में बैठ गए, और हालांकि उसने बहुत यात्राएं की थीं और कई राजाओं के महलों में उनसे मुलाकात की थी, लेकिन राजा को ग्रीन नाइट की मेज से बेहतर कभी कुछ नहीं मिला था, जबकि उसका मेजबान खुद इतना चतुर और मिलनसार था कि वह बहुत खुश हुआ, और उसने सोचा, ये शूरवीर कितना आकर्षक दामाद बनेगा। अगली सुबह जब वह घर जाने के लिए निकलने ही वाला था, तो हरे शूरवीर ने उसके हाथ में एक रत्नजटित संदूक देते हुए कहा, क्या आप कृपा करके यह उपहार अपनी बेटी राजकुमारी तक ले जाने की कृपा करेंगे? इसमें मेरा चित्र है, ताकि जब मैं आऊं तो वह मुझे पहचान सके, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही महिला है जिसे मैंने हर रात सपने में देखा है, और मुझे उसे अपनी दुल्हन के रूप में जीतना ही होगा। राजा ने शूरवीर को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह यह उपहार अपनी बेटी तक ले जाएगा। ये कहकर वह चल पड़ा और कुछ ही देर में अपने देश पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो राजकुमारी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी, और अपने प्यारे पिता को दोबारा देखकर खुशी से उसकी बाहों में दौड़ गई। और क्या तुमने ग्रीन नाइट को देखा? उसने पूछा। हाँ, राजा ने उत्तर दिया, और शूरवीर द्वारा भेजा गया संदूक निकाला, और उसने मुझसे ये संदूक आपको देने की विनती की थी, ताकि जब वह आए तो आप उसे पहचान सकें और उसे कोई और समझने की गलती न करें। जब राजकुमारी ने चित्र देखा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, ये वास्तव में वही आदमी है जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। अब मैं खुश रहूंगी, क्योंकि वह और कोई नहीं मेरा पति होगा। बहुत जल्द ही ग्रीन नाइट आ गया, और वह अपने हरे कवच में इतना सुंदर लग रहा था। उसके हेलमेट में एक लंबा हरा पंख था कि राजकुमारी उसके ऊपर गिर पड़ी। राजकुमारी अब भी उससे पहले से ज्यादा प्यार करती थी, और जब उसने उसे देखा और पहचाना कि वह वही महिला है जिसके बारे में उसने अक्सर सपने देखे थे, तो उसने तुरंत उसे अपनी दुल्हन बनने के लिए कहा। राजकुमारी ने नीचे देखा और मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, हमें शादी के दिन तक ये रहस्य मेरी सौतेली माँ से छिपाना होगा। उसने कहा, नहीं तो वह हमारे लिए कुछ बुरा करने का तरीका खोज लेगी। जैसी आपकी इच्छा हो, राजकुमार ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे प्रतिदिन आपके पास आना होगा, क्योंकि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। मैं सुबह जल्दी आऊंगा और अंधेरा होने तक नहीं जाऊंगा, इस तरह रानी मुझे झील पार करते हुए नहीं देख पाएगी। लंबे समय तक हरा शूरवीर हर दिन राजकुमारी से मिलने आया और उसके साथ सुंदर बगीचों में घूमते हुए कई घंटे बिताए, जहां उन्हें पता था कि रानी उन्हें नहीं देख सकती। लेकिन रहस्य, जैसा कि आप जानते हैं, खतरनाक चीजें हैं, और आखिरकार एक सुबह महल में सेवा करने वाली एक लड़की सुबह सुबह झील के किनारे टहल रही थी और उसने एक अद्भुत सुंदर युवक को देखा,
जो हरे साटन के एक सुंदर सूट में झील के किनारे आया था। यह अनुमान लगाए बिना कि उसे देखा जा रहा है, वह किनारे पर खड़ी एक छोटी नाव में चढ़ गया और खुद को उस द्वीप पर ले गया जहां राजकुमारी का महल था। लड़की यह सोचते हुए घर लौटी कि शूरवीर कौन हो सकता है, और जब वह रानी के बालों को ब्रश कर रही थी तो उसने उससे कहा, क्या महाराज को मालूम है कि राजकुमारी का कोई वर है? बकवास, रानी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। लेकिन वह इस विचार से ही भयंकर रूप से क्रोधित हो गई, क्योंकि उसकी अपनी बेटी अभी भी अविवाहित थी और संभवतः अविवाहित ही रहेगी, क्योंकि वह इतनी बदमिजाज और मूर्ख थी कि कोई भी उसे नहीं चाहता था। ये सच है, लड़की ने जोर देकर कहा। वो हरे रंग के कपड़े पहने हुए है और बहुत सुंदर है। मैंने उसे खुद देखा, हालांकि उसने मुझे नहीं देखा, और वह एक नाव में सवार होकर द्वीप पर चला गया और राजकुमारी महल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। रानी ने सोचा, मुझे पता लगाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि वह बकबक करना बंद करे और अपने काम पर ध्यान दे। अगली सुबह रानी उठी और झील के किनारे चली गई, जहां उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। निश्चित रूप से वहां एक सुंदर शूरवीर आया, जिसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी, जैसा कि नौकरानी ने कहा था, और वह एक नाव में सवार होकर उस द्वीप पर चला गया जहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। क्रोधित रानी पूरे दिन झील के किनारे रही, लेकिन शाम तक शूरवीर वापस नहीं आया, और किनारे पर छलांग लगाकर उसने नाव को उसके लंगर से बांध दिया और जंगल के रास्ते चला गया। रानी ने सोचा, मैंने अपनी सौतेली बेटी को अच्छी तरह से पकड़ लिया है, लेकिन उसकी शादी मेरी प्यारी बेटी से पहले नहीं होगी। मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता निकालना होगा। तदनुसार उसने एक जहरीली कील ली और उसे चप्पू के हैंडल में इस तरह ठोंक दिया कि जब शूरवीर चप्पू उठाएगा तो उसका हाथ खरोंच जाएगा। फिर वह अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्न होकर हंसते हुए घर चली गई। अगले दिन हरा शूरवीर हमेशा की तरह राजकुमारी से मिलने गया, लेकिन जैसे ही उसने द्वीप पर जाने के लिए पतवार उठाए, उसने अपने हाथ पर एक तेज खरोंच महसूस की। उफ! उसने दर्द से पतवार नीचे गिराते हुए कहा, ऐसी खरोंच किस बात से लगी है? लेकिन उसने जितना भी देखा, केवल एक छोटा सा निशान ही दिखाई दे रहा था। अच्छा, यह अजीब है कि कल से यहाँ एक कील कैसे आ गई, उसने सोचा। फिर भी ये बहुत गंभीर नहीं है, हालांकि यह बहुत दर्द देती है। और वास्तव में यह इतनी छोटी सी बात लगी कि उसने राजकुमारी से इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसे इतनी तबीयत खराब लगी कि उसे बिस्तर पर जाना पड़ा। उसकी देखभाल करने वाला उसकी बूढ़ी नर्स के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जाहिर है राजकुमारी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और बेचारी लड़की इस डर से कि कहीं उसके साथ कोई बुरी घटना न घट जाए या कोई और सुंदर युवती उसका दिल चुरा न ले, इंतजार करते करते लगभग बीमार हो गई। वास्तव में वह अकेली थी, क्योंकि उसके पिता, जो उसकी मदद कर सकते थे, एक विदेशी देश में यात्रा कर रहे थे, और वह नहीं जानती थी कि अपने प्रेमी की खबर कैसे प्राप्त करें। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन, जब वह खुली खिड़की के पास बैठी रो रही थी और बहुत दुखी महसूस कर रही थी, एक छोटा पक्षी आया और खिड़की पर बैठ गया। पेड़ की एक शाखा जो नीचे खड़ी थी, उस पर पक्षी ने गाना शुरू कर दिया, और वह भी इतनी खूबसूरती से कि राजकुमारी को रोना बंद करके उसे सुनना पड़ा, और बहुत जल्द ही उसे पता चल गया कि पक्षी उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। तू विट, तुम्हारा प्रेमी बीमार है, ये गाना बज रहा था। हाय! राजकुमारी चिल्लाई, मैं क्या कर सकती हूँ? तू विट, तुम्हें अपने पिता के महल में जाना होगा। और मैं वहाँ क्या करूँगी? उसने पूछा। अरे, वहाँ तुम्हें एक सांप और उसके 9 बच्चे मिलेंगे, राजकुमारी ने कांपते हुए कहा। उफ! क्योंकि उसे सांप पसंद नहीं थे। लेकिन छोटी चिड़िया ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, इन्हें एक टोकरी में रखो और ग्रीन नाइट के महल में जाओ। और जब मैं वहां पहुंचूंगी तो उनके साथ क्या करूंगी? वह चिल्लाई, उसका पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया, हालांकि वहां पक्षी के अलावा उसे देखने वाला कोई नहीं था। रसोई की नौकरानी की तरह कपड़े पहनो और जगह मांगो।
तू विच, फिर तुम्हें सांपों से सूप बनाना होगा। शूरवीर को 3 बार सूप पिलाओ और वह ठीक हो जाएगा। तू विच, लेकिन उसे क्या बीमारी है? राजकुमारी ने पूछा। हालांकि पक्षी उड़ गया था और उसके पास अपने पिता के महल में जाकर सांपों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह वहां पहुंची तो उसने मां सांप को 9 छोटे सांपों के साथ देखा, जो इस तरह से मुड़े हुए थे कि आप उनके सिर और उनकी पूंछ को मुश्किल से पहचान सकते थे। राजकुमारी को उन्हें छूना पसंद नहीं था, लेकिन जब बूढ़ा सांप धूप में थोड़ा आराम करने के लिए घोंसले से बाहर निकल आया तो उसने बच्चों को उठाया और उन्हें एक टोकरी में डाल दिया, जैसा कि पक्षी ने उसे बताया था, और ग्रीन नाइट के महल की तलाश में भाग गई। वो पूरे दिन चलती रही, कभी कभी जंगली जामुन चुनने के लिए या एक गुलदस्ता इकट्ठा करने के लिए रुकती थी, लेकिन हालांकि वह कभी कभी आराम करती थी, लेकिन वह महल पहुंचने से पहले सोने के लिए लेटती नहीं थी। आखिरकार वह उस पर नजर पड़ी और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो हंसों के झुंड को ले जा रही थी। शुभ दिन, राजकुमारी ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये ग्रीन नाइट का महल है? हाँ, ऐसा ही है, हंस लड़की ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं उसके हंसों को ले जा रही हूँ। लेकिन हरा नाइट बहुत बीमार है और वे कहते हैं कि अगर उसे 3 दिनों के भीतर ठीक नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस खबर से राजकुमारी का चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया। जमीन घूम गई और उसने अपने पास खड़ी एक झाड़ी पर अपना हाथ कसकर बंद कर लिया। धीरे धीरे, बड़ी कोशिश के बाद, उसने खुद को संभाला और हंस लड़की से कहा, क्या आप पहनने के लिए एक बढ़िया रेशमी पोशाक लेना चाहेंगे? हंस लड़की की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, उसने उत्तर दिया। राजकुमारी ने कहा, तो फिर अपनी पोशाक उतारकर मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपनी पोशाक दे दूंगी। लड़की को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन राजकुमारी पहले से ही अपनी खूबसूरत रेशमी पोशाक उतार रही थी, अपनी रेशमी मोजे और सुंदर लाल जूते उतार रही थी, और हंस लड़की ने बिना समय गंवाए अपनी खुरदरी सनी की स्कर्ट और अंगरखा उतार दिया। फिर राजकुमारी ने दूसरे के चिथड़े पहने और अपने बाल नीचे किए और जगह मांगने के लिए रसोई में चली गई। क्या आपको रसोई सेविका चाहिए? उसने कहा। हाँ, हम करते हैं, रसोई ने उत्तर दिया, जो नवागंतुक से अधिक प्रश्न पूछने में इतना व्यस्त था। अगले दिन रात को अच्छी नींद लेने के बाद राजकुमारी ने अपने नए काम शुरू कर दिए। दूसरे नौकर अपने मालिक के बारे में बात कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि वो कितना बीमार है और अगर 3 दिन के अंदर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। राजकुमारी ने सांपों और पक्षी की सलाह के बारे में सोचा और बर्तनों से अपना सिर उठाकर बोली, मैं एक ऐसा सूप बनाना जानती हूँ जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जो कोई भी इसे चखता है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी हो। चूंकि डॉक्टर आपके स्वामी को ठीक नहीं कर सकते, तो क्या मैं कोशिश करूं? पहले तो सब उस पर हंसे। क्या एक रसोई ने शूरवीर को ठीक कर दिया, जबकि राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक असफल हो गए। लेकिन आखिरकार, क्योंकि सभी चिकित्सक असफल हो गए थे, उन्होंने फैसला किया कि कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा, और वो खुशी खुशी सांपों की टोकरी लाने और उनका शोरबा बनाने के लिए दौड़ी। जब ये तैयार हो गया तो वह कुछ सांपों को शूरवीर के कमरे में ले गई और सभी विद्वान डॉक्टरों को धक्का देकर साहपूर्वक कमरे में प्रवेश किया, जो उसके बिस्तर के पास खड़े थे। बेचारा शूरवीर उसे पहचानने में असमर्थ था। इसके अलावा वह इतनी फटी पुरानी और गंदी थी कि अगर वह स्वस्थ होता तो शायद ही ऐसा करता, लेकिन जब उसने सूप लिया तो वह इतना बेहतर हो गया कि वह बैठ सकता था। अगले दिन उसने कुछ और पिया और फिर वह अपने कपड़े पहनने में सक्षम हो गया। ये सचमुच अद्भुत सूप है, रसोई ने कहा। तीसरे दिन सूप खाने के बाद शूरवीर फिर से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तुम कौन हो? उसने लड़की से पूछा। क्या तुमने ही वह सूप बनाया था जिससे मैं ठीक हो गया? हाँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। तो फिर जो भी इनाम आप चाहते हैं उसे चुनिए, शूरवीर ने कहा, और वह आपको मिलेगा। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। शूरवीर ने ऐसी निर्भीकता देखकर आश्चर्य से भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। यही एक चीज है जो मैं नहीं दे सकता,
उसने कहा, क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने का वादा किया है। फिर से चुनो। फिर राजकुमारी भाग गई और उसने नहाया और अपने चिथड़े ठीक किए, और जब वो वापस लौटी तो हरे शूरवीर ने उसे तुरंत पहचान लिया। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी आनंदपूर्ण बैठक थी। इसके तुरंत बाद उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। राज्य के सभी शूरवीरों और राजकुमारों को शादी में बुलाया गया, और राजकुमारी ने एक ऐसी पोशाक पहनी थी जो सूरज की तरह चमक रही थी। इतनी शानदार नज़ारा किसी ने कभी नहीं देखा था। राजकुमारी के पिता बेशक मौजूद थे, लेकिन दुष्ट रानी और उसकी बेटी को देश से बाहर निकाल दिया गया, और चूंकि तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा, इसलिए बहुत संभव है कि उन्हें जंगल में जंगली जानवरों ने खा लिया हो। लेकिन दूल्हा दुल्हन इतने खुश थे कि वे सब कुछ भूल गए, और वे बूढ़े राजा के साथ तब तक रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, जब वे उनके उत्तराधिकारी बने।